गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे पास भी फ़ोन आते हैं और अपने पास भी पेशेंट्स आते हैं कि हमें बार बार गर्भपात की समस्या है। तो एबॉर्शन का। यस, अबॉर्शन की समस्या है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? जब आपके पास आते हैं तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ और मैं ये वीडियो बहुत दिन से डालना चाहता था। मेरे पास में रिपीटेड कई दिन से बार बार गर्भपात वाले या रिपीटेड एबॉर्शन वाले मरीज आ रहे हैं, जिनके 2 या 3 या 4, एक पेशेंट तो 5 एबॉर्शन। मैं यदि आपको दिखाऊं तो अभी एक रिसेंटली एक पेशेंट आई है, वो उसका आप यदि देखोगे तो 1 2 3 4, अभी चौथा 4 एबॉर्शंस हो गए हैं। और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे केसेस हैं जिनमें बहुत सारे एबॉर्शंस हो गए हैं, और वो मेरे से ये पूछते हैं कि मुझे ये एबॉर्शन क्यों हुआ, और दूसरी बात, मेरा ये एबॉर्शन यदि हुआ तो क्या मेरे को फिर से प्रेगनेंसी होगी, तो फिर से एबॉर्शन होगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब 2 3 एबॉर्शन होते हैं तो वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि मुझे आगे क्या होगा उसका। तो जो एबॉर्शन का कारण खोजना, यदि कारण पता चलता है तो फिर से वो कारण विद्यमान होगा कि नहीं, इतना इम्पॉर्टेंट है। कि हम कई बार पेशेंट को, ये मैं भी कई तक बार करता था पहले, कि आप उसमें ये एक जेनेटिक रीज़न है और ये आप इसको भूल जाइए, आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करिए, इसको ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। पर एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे केसेस में टॉर्च ऐसे या टॉर्च टेस्ट मत कराइए। ये मैं पहले एक बार बोल देता हूँ, बाद में भी बोलूँगा क्यों। क्योंकि टॉर्च से बार बार एबॉर्शन नहीं होते। तो फिर किस चीज़ से होते हैं? तो एबॉर्शन के होने के बहुत सारे रीज़न हैं, बट सबसे कॉमनेस्ट, जो सबसे पहला जो कॉमन कारण है वो है, पहले दूसरे महीने में हार्ट बीट आई नहीं, प्रेगनेंसी हुई थी, हार्ट बीट आई नहीं, मिस्ड अबॉर्शन हो गया, या हार्ट बीट आई थी और आके चली गई, मिस्ड अबॉर्शन हो गया। ये अधिकतर पहले 10 हफ्ते में, 2 से ढाई महीने में होते हैं। जो लेडी होती है वो इतनी डिप्रेस होती है कि मेरा एक अटेम्प्ट ऐसा फेल हुआ और फिर से यदि हम करेंगे तो फिर से तो नहीं हो जाएगा, फिर दोबारा यदि हुआ तो कैसे इन्वेस्टिगेट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एबॉर्शन होते हैं वो कंसेप्टस के डिफेक्ट के कारण होते हैं। उसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट या जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं। अब क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं कि जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, आपको कैसे समझ में आएगा? तो जो मेरा अप्रोच है, जो मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उस पेशेंट को उसका एबॉर्शन क्यों हुआ, उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट था उसमें क्या गड़बड़ी थी, उसको खोजने की। वो खोजने के लिए आप उसका जेनेटिक टेस्ट करवाएं। अब जेनेटिक टेस्ट यदि आप करवाएं तो आप एक कैरियोटाइप करवाएं, कि हम क्रोमोसोमल माइक्रो एरे कराएं, ये सीजीएच कराएं, कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन कराएं, या फिर एसएनपी माइक्रो एरे कराएं, या फिर होल जीनोम। ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, ये वर्ड्स इतने क्लिष्ट हैं कि नॉर्मल पेशेंट को समझ में नहीं आते। पर इससे फ़ायदा ये होता है कि यदि मैं इनसे एक बात ये जान लूँ कि इसमें कुछ किस तरीके का डिफेक्ट है, तो वो डिफेक्ट मैं, एक तो नंबर एक, जो कपल है, जो पेशेंट है, उसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ कि तुम्हारा रीज़न क्या था। क्योंकि ये जानने की बड़ी इच्छा होती है और जानना भी चाहिए। पर पहले एबॉर्शन को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं। पर यदि 2 या 3 एबॉर्शन होते हैं तो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके का है वो जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हमको एन्यूप्लॉइडी मिलती है, कैरियोटाइपिक डिफेक्ट मिलता है, तो ये अधिकतर स्पोरेडिक होती है। स्पोरेडिक का मतलब होता है कि ये अधिकतर अगली बार रिपीट नहीं होती। यदि क्रोमोसोमल कैरियोटाइप किया और हमको रीअरेंजमेंट मिला, रीअरेंजमेंट जो है ये माइक्रो एरे से ढूंढना मुश्किल होता है, बैलेंस ट्रांसलोकेशन वगैरह, ये चीज़ें खोजना पेरेंट्स में बहुत ज़रूरी है, इसलिए पेरेंट का जांच होना बहुत ज़रूरी है। तो अधिकतर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना, इसका प्रॉपर कलेक्शन, क्योंकि इसके साथ में आप देखोगे तो मदर की टिश्यू भी आती है। तो यदि रिपोर्ट में मदर का रिपोर्ट आ गया तो आप मदर का रिपोर्ट दे दोगे, उसको मैटरनल सेल कंटामिनेशन बोलते हैं। तो मेरे पास में प्योर टिश्यू होना चाहिए। इसका जांच करा के
ये पता कर सकते कि इसमें रीज़न क्या था और ये रीज़न कहाँ से आया। यदि ऐसा रीज़न नहीं मिलता है तब हम जो रिपीटेड, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये बातें, ये आप ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, पर ये बहुत नॉर्थ अमेरिकन क्लिनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव जेनेटिक्स करके जो नॉर्थ अमेरिकन क्लिनिक्स है, बहुत ही एविडेंस बेस्ड है। और इसमें एक चैप्टर है कि स्टेटस ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग इन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। तो यदि आप इसको देखेंगे, जो रेफरेंसेस मैं ले रहा हूँ, यदि ये ऐसा रीज़न मिलता है जिसमें कि ये रिपीट नहीं होगा, डोंट वरी। यदि ऐसा लगता है कि इसमें कोई रीज़न नहीं था, जेनेटिक रीज़न नहीं था, फिर ये अबॉर्शन क्यों हुआ, तब हमको दूसरे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। हार्मोनल देखना पड़ेगा, थ्रोम्बोफिलिया देखना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री देखनी पड़ेगी, यूट्रस का एरिया देखना पड़ेगा। मुद्दे की बात यह है, जो रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं, रिपीटेड अबॉर्शंस में बार बार की गर्भपात में क्या जांच कराएं, टॉर्च टेस्ट प्लीज़ मत कराइए। बाकी चीज़ें जो कैसे अप्रोच होती हैं वो हम करते हैं, और उसमें एक जानने की कोशिश होती है कि हम क्या टेस्ट करके एक नतीजे पर पहुँचें और पेशेंट को एक जानकारी दे सके कि ये क्यों हुआ था, आगे होगा कि नहीं, कहाँ से आया, ये कैसे हुआ। तो ये एक सिंपल ओवरव्यू था बार बार गर्भपात का, क्योंकि बार बार गर्भपात को लेके बहुत सारे केसेस आते हैं। मेरे पास में अभी 3 केस आए हैं जिसमें, अब मैं उतना डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, पर ऐसे प्रॉब्लम्स थी। किसी में वाइफ को क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट था, किसी में हस्बैंड को क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट था। तो ये जो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट में जो गैमीट बनते हैं वो डिफेक्टिव बनते हैं, तो उसमें क्या करें। रिपीटेड ट्राई करें कि एम्ब्रियो बनाने के बाद उसका बायोप्सी करें, और आजकल प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल ट्रांसलोकेशन के लिए भी टेस्ट होते हैं, बट वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये चीज़ें अधिकतर हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट भी कई बार पीजीटी के बराबर होता है। यदि आप इसको मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। यदि आप मैनेजमेंट ऑप्शंस फॉर जेनेटिक कॉजेज़ ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस देखोगे, तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में आप एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट भी कर सकते हो, और आईवीएफ, पीजीएस, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस भी करते हो। दोनों में ये देखा गया है कि एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार नेचुरल प्रेगनेंसीज भी होती हैं। आशा है एक कुछ हद तक आपको बार बार गर्भपात में क्या टेस्ट कराएं, क्यों टेस्ट कराएं, रीज़न कैसे पता चलें, इसकी जानकारी थोड़ी मिली होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।